अच्छा, ये अभी 1 ml वर्किंग रिएजेंट ले रहा है ना। अच्छा, ये 1 ml है तभी ड्रॉपर से ले रहा है। फर्स्ट स्टेप हो गया। उसी के अंदर डाल दो। अब सेकंड स्टेप है 20 माइक्रोलीटर की वैल्यू सेट करनी है माइक्रो पिपेट पे। और क्या लेना था? हाँ, सैंपल 20 माइक्रोलीटर लेना। ये थर्ड स्टेप है। पहला स्टेप था क्लीन, दूसरा स्टेप था 1 ml, तीसरा स्टेप था 20 माइक्रोलीटर की वैल्यू सेट। ये सेट हो गई। वो आगे लगेगा वो ऑरेंज कलर का, ये लगेगा। उसके बाद इसको प्रेस करना है। प्रेस हो गया। अब इसको उसके अंदर डाल, नहीं सक किस पे करना है मैम? इस पे अब प्रेस करके सक क्या कर रहे हैं? यही। अच्छा, ये अब सैंपल अब सक होगा 20 माइक्रोलीटर अंदर तक ले जाना। ये अब छोड़ो हाथ छोड़ो, अंगूठा छोड़ो। नहीं अंगूठा नहीं यार, अभी अब छोड़ो। मैम ये 20 है। हाँ, ये 20 माइक्रो बिल्कुल बॉटम पे जाके करना है। अच्छा यार, एक मिनट अभी पढ़ने दो अभी। अच्छा, 20 माइक्रोलीटर है, ये आ गया। अब इसको अंदर जाके छोड़ना है क्योंकि 20 माइक्रोलीटर है। चला गया। अभी इंजेक्ट हो गया। हो गया। आप इसे इंक्यूबेट अब आपने इसे इंक्यूबेट करना 37 वाटर बाथ, ठीक है? इंक्यूबेट 37 वाटर बाथ कितनी देर के लिए करना था? ये थर्ड स्टेप है ना? अच्छा, अभी रिकॉर्ड। अच्छा, पहला स्टेप क्या हुआ? हमने कवर्ड क्लीन किया, 1 ml का वर्किंग रिएजेंट लिया, फिर माइक्रो पेपर से 20 माइक्रोलीटर हमने वो लेके सैंपल उसके अंदर डाला और अब उसको इंक्यूबेट कर रहे हैं। कितनी देर तक करना है इंक्यूबेट? 37 डिग्री पे 5 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए। क्या लिखा हुआ? इंक्यूबेट 30। मैम ये इंक्यूबेट कितनी देर तक करना है? और आपकी कॉपी मैनुअल पे तो मेंशन नहीं मेंशन, लेकिन आप 3 to 4 टाइम के लिए 3 to 4 मिनट के लिए और 37 डिग्री सेल्सियस के लिए। अच्छा, एक मिनट यार, आपको कुछ बताया मैंने? मैं टेम्परेचर खुद सेट हुआ था 37 पे करना पड़ता है? वो सेट किया हुआ मिलेगा। बस हमने ये अंदर डाल के बटन ऑन कर देना। 24 जो है ना 22 25 27 पे होने का। सेकंड चल रहे हैं ना साथ। ये टेम्परेचर नहीं? अभी तो बहुत स्लो चल रहे हैं सेकंड। नहीं, ये टेम्परेचर है, सेकंड है। एक मिनट मैम, ये टेम्परेचर है या सेकंड? ये सेकंड यार, ये टेम्परेचर। अच्छा, तो ये मशीन हमारे पास केमिकल एनालाइजर, केमिस्ट्री एनालाइजर, ये वाली है ना? इसको नहीं, अभी इसको ना करो, अभी इसके अंदर करेंगे हम। इसको अभी इंक्यूबेट कर रहे हैं। मैम ये रेड में टाइम लिखा हुआ है, टेम्परेचर है? अच्छा, टाइम है। नहीं, ये ट्यूब है ना, इसको मैम पहले आप बता दें, इस ट्यूब को पहले डिस्टिल वाटर में डुबोना है, फिर उसके बाद सैंपल वाला इसके अंदर डुबोना है। ये भी जब ऑन करते तब भी वो डिस्टिल वाटर यार ये बंदे तोड़ रहे हैं यार। क्या हो गया? बड़ा बड़ा ऐसे किस चीज़ पे? इससे होगा। अब इसको डिस्टिल, हाँ पहला स्टेप तक हमने क्यूवेट साफ़ किया। हाँ, ये क्यूवेट था ना, इसको पहले हमने साफ़ किया। और दूसरा स्टेप था आई थिंक सो, सैंपल में से 1 ml हमने वो वर्किंग रिएजेंट लिया 4:1 के साथ, वो ठीक है ना। फिर तीसरा स्टेप था हमारा तीसरा स्टेप हमारा था कि इसके अंदर 20 माइक्रोलीटर से
सैंपल लेके हमने उस कोविड के अंदर जिसके अंदर वर्किंग रिएजेंट डला हुआ था 1 ml उसके अंदर मिक्स करके फिर उसके अंदर वो देखो वो उधर इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री सेल्सियस तक के लिए। अभी वो उसके अंदर इंक्यूबेट हो रहा है और जब वो उसके अंदर इंक्यूबेट हो जाएगा उसके बाद 4 मिनट तक फिर ये इसकी ट्यूब है, इस ट्यूब को डिस्टिल वाटर के अंदर डुबोना है और डिस्टिल वाटर के अंदर डुबोने के बाद फिर सैंपल को डुबोना है। किसको बता रहे हो? इसको बता रहा हूँ, समझा नहीं। अभी इसको ये डिस्टिल वाटर है, सैंपल उसके अंदर डाल दिया। मैम इनक्यूबेटर का वैसे क्या काम होता है? इंक्यूबेटर नहीं, ये वाटर बाथ है। अच्छा, वाटर बाथ में हम लेकिन इंक्यूबेट करें 37 पे, 37 टेम्परेचर दे रहे हैं आर्टिफिशियल ताकि एंजाइम रिएक्शन हो जाए, एंजाइम रिएक्शन के लिए एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। और यहाँ से फिर सेलेक्ट करना है ना ALP। देख लो फिर आपको मसला ना, वो देखो वहाँ से ALP सेलेक्ट करना है। मैम वैसे मेरे को सेलेक्ट करना होगा पहले सिलेक्टेड होगा? अच्छा हफ्ते वाले दिन आते हो नहीं, ऐसे पूछ रहा हूँ, स्टाफ आता होता है मेरी अपनी क्लासेस इधर हफ्ते वाले दिन ये और तो आते हैं, फिजियो वाले भी आते हैं। मेरी अपनी क्लासेस होती है ना। अच्छा अभी इस पर ALP सेलेक्ट करना है ना। अभी बस ये ग्रीन सा ग्राफ आ गया तो अब इसका मतलब ये निशानी है कि टेक्नोलॉजिस्ट तो नहीं आती है। अच्छा ये ग्रीन सा ग्राफ आ गया ना तो अब इसको हम स्टार्ट करना। अब जब वो सैंपल रेडी होगा, जब वो सैंपल रेडी होगा उसको पहले इसके अंदर पहले डिस्टिल वाटर को डुबोना है, उसके बाद उस सैंपल को उसके अंदर डुबोना है और उसके बाद फिर एंटर का बटन क्लिक कर देना है। सब एक वो मेरा वाला से करके निकाल रहे हैं क्योंकि लाइट भी आ जा रही थी तो वो टेम्परेचर सही नहीं दिया होगा। ये उसका कनेक्ट है। अच्छा अभी आप इसमें क्या देख रही हैं? ये टेम्परेचर कंट्रोल दे रहा है ना। जी, जब दे रहा है। आएगा सैंपल तब हम अच्छा हमने कहा ये टेम्परेचर कंट्रोल है, इसका क्या मतलब है? कोई तो नहीं समझता, भी तो मैंने ऐसे ऐसे किया तो पूछो। डिस्टिल वाटर करो पहले, डिस्टिल वाटर। मैम आपने कहा ये टेम्परेचर कंट्रोल दे रहा है, इसका क्या अब मतलब? एस्पिरेट डिस्टिल वाटर अंदर हाँ अच्छा अब डिस्टिल वाटर डुबोना है, बटन प्रेस करके। दबाए रखो ना जब तक ग्राफ बन के छोड़ दो। जब तक वो लाइंस फुल ना हो जाए। ऐसे ग्राफ छोड़ बस अब एक बक्सा हो गया फुल, बक्सा क्या होता है? वो एक बॉक्स। सैंपल निकालो। अब इस पे लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ एस्पायरेट सैंपल, तो अब हम इसके अंदर सैंपल डालेंगे केमिस्ट्री एनालाइजर में। ये सैंपल आ गया। अब ये डिस्टिल वाटर साफ हो गया। अब इस सैंपल के अंदर इस ट्यूब को डुबोना है, ये फुल अंदर तक चलेगी ट्यूब। अब बटन प्रेस करना है, वो टेस्टिंग आ रहा है, टेस्टिंग हो रही है। 47 से 144 माइक्रो लीटर साथ तो हो नहीं रहा। वो भी टेस्ट कर रहे हैं। वो देखो वो ब्लू लाइन बढ़ रही है। कब तक 47 से 144। मैनुअल पे नॉर्मल ही लिखी है, ठीक है जो नॉर्मल। अभी लाइन मैम अभी इसको पकड़े रखना है जब तक ये लाइन एंड तक ना पहुंचे। तो अब निकाल दो। बस जब ये एक बक्सा फिल हो जाए उसने छोड़ देना है। हाँ हाँ बस एक बक्सा नहीं, बॉक्स। साथ में हमें भी मौका दें दीदार का, 20 बड़ी है हमने। समझ आ गया आप लोगों को। मैम थोड़ा सा ओवरव्यू एक रिवाइज सबसे करवा। पहले आप लोगों को रिएजेंट A और B वर्किंग रिएजेंट बने हुए मिले। जी। मतलब उन्हें नहीं बनाने, ठीक है। उसमें से आपने 1 ml लेना है प्रॉपर से, समझ गया। फिर 20 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है, जी। उन्हें मिक्स करना है माइक्रोपिपेट से। हाँ माइक्रोलीटर से। फिर उन्हें मिक्स करने के बाद वाटर बाथ में 37 सेल्सियस में टेम्परेचर देना 3 to 4 टाइम मिनट के लिए। अच्छा वो वो देने के बाद फिर से सिप करवा। तो ये आएगा तो नहीं आई थिंक सो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। हॉस्पी तो हमारी 3 मिनट की नहीं होती, हॉस्पी तो 3 मिनट की होती तो है। सबसे यही तो नहीं करवाएंगे। अच्छा, वो For step- example, आप जी। आए आपने सैंपल बना लिया, अगले से कहेंगे कि सैंपल बना हुआ है अब इंक्यूबेट करो इसे। अच्छा तो मैं वो इंक्यूबेट यूज़ कैसे करते कर? किसी को कहेंगे सिप करवाओ, सिप वो करवाएगा। फिर किसी को कहेंगे आप हमें वो बताओ। एक दफ़ा आप करना मैम के सामने। मैम ये एक दफ़ा रिवाइज करना चाहता कर ले। हाँ चलो पहले रिवाइज स्टेप से पहले से करो। अब इसको भी देख लो। जो बोलने के बाद हाँ नहीं सुन रहा हूँ। ये देखो सबसे पहले क्या इसको साफ करना है स्टेप 1। हाँ साफ है। कैविटी साफ हो गया, ठीक अब है। वर्किंग रिएजेंट डालना है, रिएक्शन हम 1 ml शुरू इसलिए ड्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। ये सेकंड स्टेप हो गया। ये वर्किंग रिएजेंट डाल गया। अब हमने करना है थर्ड स्टेप। अच्छा पहला स्टेप टेस्ट ट्यूब लेना, दूसरा 1 ml सोल्यूशन लेना और तीसरा स्टेप है अब तीसरा स्टेप ये माइक्रोपिपेट से आपने इसको पहले अंदर रखो, माइक्रोपिपेट से इसको रोटेट करके अपनी वैल्यू सेलेक्ट करो 20 माइक्रोलीटर।
और फिर उसके बाद वो सैंपल लेना, ये जो सैंपल मार रहा है, अच्छा, इसको रोटेट करो 20। हो गया ना 20 हुआ। हाँ, अब इसको पहले सैंपल निकालो। ये सैंपल नहीं है, सैंपल ये था। यानी सैंपल किस तरह चेक करता है? 20 पे किस तरह अंदर चेक करते डालो। हैं? सपोज कर अगर 40 पे होगा तो 20 पे कैसे करेंगे? ऐसे घुमा के ये इधर से अच्छा घुमा। अच्छा, ठीक है ठीक है। हो गया। हाँ, अब हो गया। अब उसके अंदर जाके अंदर करके फुल, फिर जाके छोड़ना, क्योंकि और अंदर ये कितना सैंपल लेना कम था? ये 10 ml है। और लेना अंदर था? जाओ, अच्छा ये 10 अब छोड़ो। ml? हाँ वही। हाँ, अब हो गया। बस 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 बस। एक सेकंड, क्वेश्चन ये 10 ml लेना था, ये 20 ml? ये 1 ml लेना था, ये 20 ml। माइक्रोलीटर। Microliters. UL. माइक्रोलीटर उसमें को 20 ml तो ज़्यादा होगा। मैम इसने इनक्यूबेट का पूछ रहा है, इनक्यूबेट कैसे करते हैं? इंक्यूबेट करना है 37 हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ, वो करने के बाद थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, जो एक्सपेरिमेंट का नाम था वो होता है एस्टिमेशन एंड क्लिनिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंजाइम ALP इन ब्लड। एंजाइम की 2 टाइप्स होती हैं, प्लाज्मा स्पेसिफिक एंजाइम्स, उसकी एग्जांपल है माइलेज और लाइपेज, और दूसरा नॉन प्लाज्मा स्पेसिफिक एंजाइम, इसके स्क्रीटरी एंजाइम होते हैं, जो फॉस्फोलाइपेज C होता है। तो फॉस्फोलाइपेज C जो है वो बोन्स में जाके स्क्रीटरी स्क्रीशन निकालता है कैल्शियम की, इसलिए स्क्रीटरी एंजाइम। और कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम वो होता है जो बोन्स पे एक्ट करता है, यही है ना, बोन्स पे जो एक्ट करता है, जैसे ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ये एंजाइम की क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। ALP का मतलब है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, और ये विटामिन D को रिलीज़ करवाता है। उसके बाद ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, टिश्यू प्रोड्यूसिंग जो है, ये जो ALP प्रोड्यूस करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइसोएंजाइम्स ऑफ ALP, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और ये इसका ये मतलब है कि ये, तो ये हमें पता होना चाहिए कि अल्फ़ा 2 हीट लेबाइल जो है वो ALP जो टूट जाता है हीट की मौजूदगी में, ये लिवर में ज़्यादा होता है, इंपॉर्टेंट है बहुत। और एक हीट स्टेबल होता है और एक प्री बीटा होता है, वो बॉन्ड्स में होता है, ये याद होना चाहिए। और एक गैमा एल्फा होता है। उसके बाद ये रिएक्शन है, रिएक्शन से पहले रिएजेंट्स देख लेने हैं। रिएजेंट 1 ALP बफर, ये इस पे एक्ट करता है। अल्कलाइन से पता लग रहा है कि 7 से ज़्यादा लेगा, तो 9.8 ले रहा है, और साथ दूसरा मैग्नीशियम Cl2 ले रहा है। दूसरा ALP सबस्ट्रेज है, वो सबस्ट्रेज का है नाइट्रोफिनाइल। अभी जो नाइट्रोफिनाइल है, जब ये नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेट जब H2O के साथ एक्ट करता है तो फॉस्फेट का ग्रुप अलग हो जाता है और 4 नाइट्रोफिनाइल बन जाता है। इसमें एंजाइम ALP की मौजूदगी में रिएक्शन होता है। ये लिखा हुआ अभी, अब्जॉर्बेंस वेरीज अकॉर्डिंग टू 4 नाइट्रोफिनाइल कॉन्सेंट्रेशन। तो अब्जॉर्बेंस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू 4 नाइट्रोफिनाइल। रिएजेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन हो 4:1 होना चाहिए। R1 जो है वो आपके पास 4 हो एज़ कम्पेयर टू R2 उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो। पहला स्टेप जो हमने करके भी दिखाया, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, फिर 1 ml वर्किंग रिएजेंट लेना है 1:4 में, 4:1 में, और 20 माइक्रोलीटर सैंपल लेना है, मिक्स करके इंक्यूबेट करना है, और स्विच कर लेना केमिस्ट्री एनालाइज़र। वहाँ से उसकी ट्यूब से अंदर वाटर डिस्टिल के बाद करने के बाद कोविड में इंसर्ट करनी है, फिर ALP कर देना है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस कब होता है? पहली रीज़न लिवर कोलेस्ट्रोसिस और सिरोसिस, दोनों में ये होता है कि लिवर का फंक्शन ख़राब होता है और एंजाइम जो लिवर में बन रहा होता है वो ज़्यादा हो जाते हैं। यानी तो कोलेस्ट्रोसिस में बाइल सॉल्ट इंक्लूड हो जाता है, जिससे लिवर का फंक्शन ख़राब हो जाता है। और सिरोसिस में वैसे लिवर का फंक्शन ख़राब हो जाता है, जब लिवर का फंक्शन ख़राब हो जाता है उसके अंदर एंजाइम जमा होने लग जाते हैं, और ALP भी एंजाइम है जो जमा हो जाता है, तो इसलिए ALP इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा है बॉन्स में पेगर्स डिजीज़ होती है, जिसमें ब्रेस्ट के जो होते हैं रिएजेंट्स वो बॉन्स में आने लग जाते हैं, और बॉन्स का मैस थोड़ा सा आई थिंक सो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर जब बॉन्स का मैस बढ़ता है तो बॉन्स के अंदर ये ALP, आपको पता है यहाँ से कैल्शियम इनरोल के अंदर भी मदद करता है, या यहाँ से मदद करता है ALP जो है यार। तो वो जो मैं ये बता रहा था कि किस तरह बॉन्स के मैस को इंक्रीज़ करता है, वो ये नीचे लिखा हुआ है इसमें फंक्शन में, कि ये जो है इट रिमूव द फॉस्फेट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे यहाँ से फॉस्फेट रिमूव की, ये देखो यहाँ से, और फिर उनको बॉन्स पे लगा के उनका मैस इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है, और बॉन्स की मिनरलाइजेशन इंक्रीज़ करता है। तो इधर भी बॉन्स इंक्रीज़ होती है, रिएजेंट ब्रेस्ट से आ रहे होते हैं, इसमें भी बॉन्ड इंक्रीज़ होती है, रिकेट्स में भी बॉन्ड, ट्यूमर्स में भी, और हीलिंग फ्रैक्चर्स में भी, तो उधर ये ALP रेज होता है। फिजियोलॉजिकल जो है वो चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी में होता है। फिजियोलॉजिकल में भी चिल्ड्रन और प्रेगनेंसी में इस तरह होता है कि चिल्ड्रन में भी बॉन्स बन रही होती है, प्रेगनेंसी में भी वो स्टमक के अंदर मदर के बच्चे के अंदर बॉन्स एक तरह से बनी होती है। तो जब भी बॉन्स का रोल आता है तो ALP बढ़ जाता है, क्योंकि ALP फॉस्फेट को निकाल के इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से बॉन्स पे लगाता है, मैस इंक्रीज़ करता है। तो ये सारा कवर हो गया। प्रोसीजर, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, आइसोएंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, टिश्यू प्रोड्यूसिंग, प्रिंसिपल, रिएजेंट्स, वर्किंग रिएजेंट, इसकी टाइप्स थोड़ी सी। अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि 2 कॉमन कॉजेज़ क्या पैथोलॉजिकल इंक्रीज़ के लिए। एक तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ और बॉन्ड डिजीज़। बाइलरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ यही है कि ये देखो बाइल फंस जाता है, ठीक है ना, तो ये बाइलरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ बॉन्ड डिजीज़ है। फिजियोलॉजिकल कॉज क्या बताइए? चिल्ड्रन प्रेगनेंसी। डज एक्टिविटी ऑफ ALP इंक्रीज इन ऑस्टियोपोरोसिस? नहीं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में पोर्स बनते हैं बॉन्ड के अंदर, बॉन्ड का मैस कम हो जाता है। जब बॉन्ड डिजॉल्व होना ज़्यादा हो जाएगी, बॉन्ड का मैस कम हो जाएगा, तो ALP कम हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट?
प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट यही है कि ये देखो ये किस तरह ALP की मौजूदगी में ये एक कंपाउंड है नाइट्रोफिनाइल फॉस्फेटेज जो सबस्ट्रेट है उसके अंदर से फॉस्फेट को तोड़ के अलग कर और उसको बॉन्ड्स में लगाएगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन सीरम ALP? देखो लिवर में ये दो कॉजेज है पैथोलॉजिकल, ठीक है, पैथोजेंस की वजह से होती है। बॉन्ड्स में ये है पेगर डिजीज, ब्रेस्ट वाली, ऑस्टियोमाइलाइटिस, रिकेट्स, बॉन ट्यूमर, हीट इन्फेक्शन। व्हाट इज द फंक्शन? फंक्शन ये बहुत इजी लिखा हुआ है कि इट रिमूव फॉस्फेट ग्रोथ फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इन बॉन्ड्स मेक इट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अवेलेबल फॉर बॉन्ड मिनरलाइजेशन थ्रू कैल्शियम हाइड्रो एपेटाइट क्रिस्टल, यानी इन क्रिस्टल्स के थ्रू बॉन्ड का मास इंक्रीज करता है और फॉस्फेट को तोड़ के वहाँ लगाता है। और आखिरी क्वेश्चन है द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई ALP इंक्रीजेज इन बॉन्ड ग्रोथ कंडीशंस? Because in bond growth more enzyme is produced and required for mineralization and therefore more enzyme leaks to the blood। सही है, तो हमें वो ज़्यादा एंजाइम चाहिए प्रोडक्शन में भी और मिनरलाइजेशन में भी, तो फिर ये होता है कि जो एंजाइम्स है वो लीक हो जाते हैं ब्लड में क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, तभी बॉन्ड ग्रोथ कंडीशन में ALP ज़्यादा हो जाता है।